साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रारूप प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया है। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रारूप प्रस्ताव के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र महासचिव से जलवायु संबंधी सुरक्षा जोखिम को व्यापक संघर्ष निवारण रणनीतियों में एक केंद्रीय घटक के रूप में एकीकृत करने का आह्वान किया गया है। इस प्रस्ताव में जलवायु परिवर्तन पर उपयुक्त चर्चा की मांग की गई है। यह प्रस्ताव जलवायु को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले मुद्दे के रूप में चित्रित करता है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, यहाँ तक कि साहेल और अफ्रीका के अन्य हिस्सों में संघर्षों में वृद्धि भी की है। हालांकि भारत, चीन और रूस ने इसका विरोध किया है और इसके विरुद्ध मतदान किया है। विरोध के कारण क्या है? देखिए, पहला कारण यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कई सदस्य ऐतिहासिक उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन में मुख्य योगदान करता है। यदि सुरक्षा परिषद इस मुद्दे पर उत्तरदायित्व लेती है तो केवल कुछ देशों को जलवायु संबंधी सभी मुद्दों पर निर्णय लेने की पूरी छूट प्राप्त हो जाएगी। दूसरी बात, व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जलवायु संबंधी वार्ता के आयोजन के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC नामक पहले से ही एक संयुक्त राष्ट्र पैनल विद्यमान है। तीसरा पॉइंट, यह विकासशील देशों को एक गलत संदेश प्रेषित करता है कि उनकी चिंताओं को दूर नहीं किया जा रहा है और विकसित देशों को UNFCCC के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा रहा है। इस प्रकार सुरक्षा की आड़ में जलवायु वार्ता की उपेक्षा की जाती है। यह जो अगला पॉइंट है, यह ग्लासगो में कठिनाई से बनी सहमति को कमजोर करेगा, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्यों के बीच विवाद उत्पन्न कर सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। संरचना की बात करें तो 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। स्थायी सदस्य में चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है और अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए सदस्य होते हैं। भारत ने जनवरी 2021 में एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 वर्ष का कार्यकाल शुरू किया और इस प्रकार का भारत का यह 8वां कार्यकाल है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग सदस्य देशों को सिफारिशें करते हैं, परंतु निर्णय लेने की शक्ति केवल सुरक्षा परिषद के पास ही होती है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। सरकार ने उच्चतम न्यायालय से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे गोड़ावड़ के नाम से भी जानते हैं, के पर्यावास में भूमिगत केबल्स पर आदेश को संशोधित करने का आग्रह किया है। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने MK रंजीत सिंह बनाम भारत संघ अप्रैल 2021 मामले में भविष्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संभावित और प्राथमिकता वाले पर्यावास दोनों में सभी विद्युत लाइनों को भूमिगत बिछाना अनिवार्य कर दिया था। हालांकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इन 3 मंत्रालयों ने संयुक्त रूप से निम्नलिखित कारणों से आदेश को संशोधित करने का आग्रह किया है। वो कौन से कारण है? इसमें पहला कारण बताया गया कि यह निर्णय भारत में विद्युत क्षेत्र और जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा। दूसरा, इसी में चूंकि प्रतिबंधित किए जा रहे क्षेत्र में लगभग 263 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मौजूद है। विशेषतः यह अत्यधिक सौर विकिरण प्राप्त करने वाला क्षेत्र भी है। दूसरा कारण बताया गया कि उच्च वोल्टेज विद्युत लाइनों को भूमिगत करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त इससे क्षेत्र से उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जा की लागत भी अधिक हो जाएगी। यदि हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात करें तो इसके लिए जो अन्य खतरे हैं, यह तो एक खतरा ही है। अन्य जो खतरे हैं उसमें शिकार, पर्यावरण क्षरण, हरितीकरण परियोजनाएं जो शुष्क घास भूमियों को वन क्षेत्रों में बदल देती हैं, क्योंकि ये शुष्क घास मैदानों में ही रहते हैं, इत्यादि जो है इनके लिए खतरे हैं। इसके अतिरिक्त पवन टरबाइनों और विद्युत पार्षण लाइनों के टकराने से इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मृत्यु का खतरा विद्यमान है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा जो उपाय किए गए हैं, ये उनकी बात करें, इसमें पहला है, यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के रिकवरी कार्यक्रम में शामिल प्रजातियों में से एक है। दूसरा, यह राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना जो कि 2002 से 2016 तक चलाया गया, इसके तहत शामिल है। यदि हम लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात करें
तो पर्यावास में शुष्क और अर्ध शुष्क घास भूमियां, कांटेदार झाड़ियों वाला खुला प्रदेश तथा खेतों के साथ बीच बीच में उपजी लंबी घास शामिल है जो इनका पर्यावास है। यह सिंचित क्षेत्रों से दूर रहता है। राजस्थान में इनकी संख्या सबसे अधिक है और यह भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक प्रजातियां हैं। यदि इसकी स्थिति के बारे में बात करें, मतलब इनके संरक्षण के संबंध में, तो यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है तथा प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन CMS में तथा वन्यजीवों और पादपों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स के परिशिष्ट वन में सम्मिलित है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की रेड सूची या लाल सूची में क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में भी सूचीबद्ध है। ये वो महत्वपूर्ण स्थल जहां ये पाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान का राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य गुजरात के नलिया में, महाराष्ट्र के वरोरा और कर्नाटक के बेल्लारी में ये पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य की जांच करने का भी निर्णय लिया है कि क्या सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए गिग वर्कर्स को भी असंगठित श्रमिकों के रूप में माना जा सकता है। गिग वर्कर्स होते क्या है? तो गिग वर्कर पद उन श्रमिकों को संदर्भित करता है जो निश्चित वेतन, दीर्घकालिक अनुबंध इत्यादि जैसे पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंधों से बाहर होते हैं। पहली बार गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष भी गठित किया जाएगा। ठेका श्रम अधिनियम, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम आदि जैसे सभी लागू सामाजिक सुरक्षा कानूनों के अर्थ में गिग वर्कर्स को कामगार की परिभाषा के तहत शामिल करने की मांग की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा में जीवन और दिव्यांगता कवर, स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि जैसे मुद्दे शामिल होंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, क्रिएटिव और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स आदि की मांग के साथ भारत ऑनलाइन श्रम बाजार में 24% हिस्सेदारी के साथ वैश्विक गिग इकोनॉमी का नेतृत्व करता है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, जिसे शॉर्ट में एसोचैम कहते हैं, की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के गिग क्षेत्र के वर्ष 2024 तक 17% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ करके 455 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स का शरणार्थी के रूप में उपयोग किया जाता है। गिग वर्कर्स का प्लेटफॉर्म वर्कर्स के शरणार्थी के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए, हालांकि प्लेटफॉर्म कर्मी वह होते हैं जो जोमेटो और स्विगी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संगठनों या व्यक्तियों तक पहुंचते हैं और सेवाएं प्रदान करते हैं या विशिष्ट समस्याओं का समाधान करते हैं। आगे चलते हैं। कोरियाई युद्ध की समाप्ति पर सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रकट की गई है। देखिए, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि चीन, उत्तर कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका कोरियाई युद्ध को समाप्त करने की घोषणा के लिए एक सैद्धांतिक रूप से सहमत है। कोरियाई युद्ध वास्तव में वर्ष 1950 से वर्ष 1953 तक चलता है। तो 1953 में युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद समाप्त हो गया था, किंतु एक शांति संधि पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। कोरियाई युद्ध के बारे में बात करें तो युद्ध की शुरुआत जून 1950 में सोवियत संघ USSR समर्थित साम्यवादी उत्तर द्वारा 38वीं समानांतर रेखा पर घुसपैठ के साथ हुई थी। ज्ञातव्य है कि यह रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा का निर्माण करती है। दक्षिण कोरिया का समर्थन करने वाले अमेरिकी सैनिक युद्ध में शामिल हो गए तथा चीन और USSR द्वारा समर्थित उत्तर कोरियाई सेना को पीछे धकेल दिया गया। शीत युद्ध तीव्र हो गया क्योंकि कोरियाई युद्ध ने चीन अमेरिका और सोवियत रूस अमेरिका के बीच तनावपूर्ण संबंधों को जन्म दिया। कोरियाई युद्ध विराम समझौते पर संयुक्त राष्ट्र कमान, कोरियाई पीपुल्स आर्मी और चीनी पीपुल्स वॉलंटियर आर्मी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसके कारण शांति संधि के बिना आधिकारिक युद्ध विराम हुआ। आधिकारिक युद्ध विराम हो गया। हालांकि इसमें दक्षिण कोरिया एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में शामिल नहीं था और युद्ध पर स्थायी विराम भ्रांतिजनक बना रहा। संक्षेप में कहें तो यह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं हुआ था। हालांकि 38वीं समानांतर रेखा के दोनों ओर 1.2 मील को शामिल करते हुए एक विसैन्यीकृत क्षेत्र जो है या डीमिलिटराइज जोन बनाया गया था। आप मैप में देख सकते हैं। लेकिन दोनों पक्ष वहां मजबूत सैन्य उपस्थिति बनाए रखते हैं। आगे चलते हैं। अगला है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा एल्को ट्रेडिंग को
विनियमित करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, एल्गो ट्रेडिंग या इसे एल्गोरिदम ट्रेडिंग दोनों कहते हैं। तो ये जो एल्गोरिदम ट्रेडिंग है यह कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से की जाती है तथा कंप्यूटर के माध्यम से ही शेयरों की खरीद और बिक्री की जाती है। इसके तहत प्री प्रोग्राम कंप्यूटर रणनीतियां निर्धारित मापदंडों, निर्देशों या बाजार के पैटर्न और शर्तों के आधार पर ट्रेडर्स का क्रय विक्रय करती हैं। भारतीय शेयर बाजारों में लगभग 50% दैनिक ट्रेडिंग एल्गो ट्रेडिंग के एक उन्नत रूप के माध्यम से संपन्न होती है। एल्गो ट्रेडिंग के लाभ क्या है? यह तीव्र गति पर उच्च मात्रा में ऑर्डर दे सकता है, लेन देन की लागत में कमी ला सकता है, अलग अलग कीमत वाले शेयर्स की पहचान कर सकता है, व्यापक मूल्य परिवर्तन से बच सकता है या बिना किसी मानवीय त्रुटि के अत्यधिक सटीक है इत्यादि। विनियमन की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, भारत में एल्गो ट्रेडिंग वर्ष 2008 में शुरू हो गई थी, किंतु वर्ष 2015 में यह तथ्य उजागर हो चुका था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी ने कुछ चयनित एल्गो ट्रेडर्स को ही प्राथमिक पहुंच प्रदान की थी। व्यवस्थित बाजार हेरफेर के लिए और खुदरा निवेशकों को उच्च रिटर्न की गारंटी देकर उन्हें लुभाने हेतु दुरुपयोग किया जा सकता है। विनियमन के संबंध में जो चिंता है वो क्या है? पहला, प्रस्तावित सेबी मानदंड लागू होने के बाद एल्गो ट्रेडिंग की मात्रा में गिरावट की संभावना है, क्योंकि प्री प्रोग्राम ट्रेडिंग रणनीतियों का अनुमोदन एक जटिल मामला हो सकता है। सभी एल्गो रणनीतियों को उनकी जटिल प्रकृति के कारण एक्सचेंजों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। एक्सचेंजों के अनुमोदन के लिए एल्गो प्रोग्राम प्रस्तुत करने का अर्थ यह होगा कि वेंडर्स को अपने फार्मूले का प्रकटीकरण करना पड़ सकता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने संकटग्रस्त शहरी सहकारी बैंकों में सुधारों का संकेत दिया है। देखिए, आरबीआई गवर्नर ने संकेत दिया है कि आरबीआई उन शहरी सहकारी बैंकों में सुधार के लिए विनियामक परिवर्तन लागू करेगा जो बारंबार विफलताओं से ग्रस्त हैं। यह बयान इस आलोक में माना जा रहा है कि जहां बंद किए जा चुके तीन शहरी सहकारी जो बैंक हैं उनके कई जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DICGC की योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का जमा बीमा का भुगतान किया गया था। यदि हम बात करें शहरी सहकारी बैंक के बारे में, तो ये जो आपके शहरी सहकारी बैंक्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो ये शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंकों को संदर्भित करता है। वह संबंधित राज्य के राज्य सहकारी समिति अधिनियम या बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत हैं। ये जो शहरी सहकारी बैंक हैं ये अनुसूचित या गैर अनुसूचित दोनों होते हैं। इनका महत्व क्या है? तो इनका महत्व मितव्ययिता और स्वयं सहायता को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन, आकर्षक ब्याज दरें, स्थानीय प्रकृति, अपने वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धाओं पर लाभ इत्यादि है इसके महत्व हैं। इनसे संबंधित जो मुद्दे हैं वो क्या है? पहला, आपका शहरी सहकारी बैंक में प्रबंधन संबंधी मुद्दे विद्यमान है, क्योंकि कभी कभी निहित राजनीतिक हितों से इनकी कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। दूसरा, ये अधिकांश एकल शाखा बैंक है और उनमें सहसंबद्ध पर संपत्ति जोखिम की समस्या बनी रहती है। यदि व्यापक स्तर की स्थानीय समस्या है तो पूरा बैंक बंद हो सकता है। व्यावसायिकता की कमी, जैसे लागत कम रखने के लिए स्थानीय लोगों को कार्य पर रखना आदि। गैर निष्पादित आस्ति NPA और लाभप्रदता का मुद्दा, पंजाब तथा महाराष्ट्र सहकारी बैंक संकट को इसके उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। अन्य सुर्खियों में नया क्वाड, तो नया क्वाड के बारे में बात करें तो देखिए, भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात UAE का नया समूह मार्च 2022 में विदेश मंत्रियों की पहली व्यक्तिगत बैठक आयोजित कर सकता है। नए क्वाड को आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह मध्य पूर्व और एशिया में आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग का विस्तार करने तथा समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास करता है। जबकि जो आपका पुराना क्वाड उसमें कौन कौन से हैं? भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। आगे चलते हैं, कोल लेंडिंग या सह उधार मॉडल CLM के बारे में। देखिए, हाल ही में बैंकों को पूर्व समझौते के आधार पर सभी पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के साथ सह ऋण देने की अनुमति प्रदान करने के RBI के हालिया निर्णय पर आपत्ति दर्ज की गई है। सह उधार या सह आपत्ति यह एक ऐसा ढांचा है जहां बैंक और गैर बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लिए ऋण के संयुक्त योगदान की व्यवस्था करते हैं।
इसका उद्देश्य वहनीय लागत पर अर्थव्यवस्था के असेवित और अल्प सेवित वर्ग के लिए ऋण प्रवाह में सुधार करना है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि बैंकों द्वारा प्रतिनिधि की लागत कम होती है और एनबीएफसी की टियर 2 केंद्रों से परे अधिक पहुंच होती है। आगे बात करते हैं सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो या स्मार्ट। तो हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के व्हीलर द्वीप से लंबी दूरी के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो स्मार्ट का सफल परीक्षण किया। स्मार्ट प्रणाली अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित स्टैंड ऑफ टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है। इसे टारपीडो की पारंपरिक दूरी से कहीं अधिक दूरी तक पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। आगे बात कर लेते हैं असम एग्रीफिन जमहार के बारे में। तो जमहार क्या है? यह अपनी तरह का पहला कोष है। इसकी संकल्पना असम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट अपार्ट द्वारा की गई है। यह असम सरकार की विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है। यह कोष बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों, मूल्य श्रृंखला वित्तदाताओं, बीमा कंपनियों आदि जैसे वित्तीय सेवा प्रदाताओं द्वारा नवाचारों के परीक्षण और परीक्षण किए गए नवाचारों के समर्थन में सहायता करेगा। यह बदले में कृषि व्यवसाय क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा। इसका महत्व क्या है? यह कोष राज्य में कृषि व्यवसाय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए नवीन दृष्टिकोणों का समर्थन करने में मदद करेगा। आगे बात करते हैं कृषि फोटोवोल्टिक एग्री पीवी के बारे में। देखिए, कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बड़े पैमाने पर एग्री वोल्टिक कृषि पद्धति विकसित की है। एग्री वोल्टिक फसल और ऊर्जा उत्पादन की एक मिश्रित प्रणाली है। तो ध्यान रखिएगा, एग्री वोल्टिक क्या है? यह फसल और सौर ऊर्जा उत्पादन की एक मिश्रित प्रणाली है। इसमें एक ही भूमि क्षेत्र पर एक ही समय में सौर पैनलों के नीचे फसलों का उत्पादन किया जाता है। यह सतत विकास प्राप्त करने के प्रयासों में एक उभरती हुई प्रणाली है जो भोजन और ऊर्जा उत्पादन को जोड़ती है। एग्री वोल्टिक प्रणाली में पीवी फोटोवोल्टिक मॉड्यूल को एक झुकाव कोण पर संस्थापित किया जाता है। यह कोण स्थापना स्थल की ऊंचाई के बराबर होता है। एग्रोवोल्टिक पद्धति विद्युत उत्पादन और कृषि उपज दोनों को प्राप्त करके वर्तमान परिस्थितियों को नियंत्रित करती है। आगे चलते हैं। आगे है आस्कर 1 या ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कैरिंग एमेच्योर रेडियो के बारे में। तो आस्कर 1 को दिसंबर 1961 में 60 वर्ष पहले में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह पहला गैर सरकारी उपग्रह था जिसे निजी नागरिकों द्वारा बनाया गया था। यह एक अन्य प्राथमिक मिशन के द्वितीयक पेलोड के रूप में अलग होने के बाद अपनी कक्षा में पहुंचने वाला पहला उपग्रह था। इसे वायुमंडल के ठीक ऊपर निम्न भूकक्षा में स्थापित किया गया था और स्थापना के बाद इसका कार्य मॉर्स कोड में हाई अक्षरों को प्रसारित करना था। वर्ष 1961 में आस्कर 1 के प्रक्षेपण के बाद से अव्यवसायिक रेडियो उपग्रहों के लिए आस्कर नाम रखने की परंपरा रही है। अब तक 111 उपग्रहों को आस्कर के रूप में नामित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। देखिए, JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। इसे 22 दिसंबर के आसपास प्रक्षेपित किया जाना है। गहन ब्रह्मांड की समझ विकसित करने के लिए यह पृथ्वी से परे सबसे बड़ी वेधशाला होगी। इसे नासा, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के तहत विकसित किया गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसमें 3 अंतरिक्ष एजेंसियों ने कार्य किया है या इनका संयुक्त साझेदारी है। इसमें नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी। इसे हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी या प्रतिस्थापन माना जा रहा है। हब्बल जो है पृथ्वी के चारों ओर 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है। वेब जो है, वेब पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा। ये जो आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये परिक्रमा नहीं करेगा। यह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की, जो कि वाराणसी में है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा नदी के घाटों को आपस में जोड़ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी के तट से जोड़ने के लिए सुगम मार्ग के सृजन की एक परियोजना के रूप में श्री काशी विश्वनाथ धाम की परिकल्पना की गई थी। यह 3 संकल्पों स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निरंतर प्रयास पर आधारित है। इस परियोजना का उद्देश्य घाटों और मंदिरों के बीच तीर्थयात्रियों एवं भक्तों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करना है। आगे बात कर लेते हैं न्यू कैलेडोनिया या जो कि फ्रांस में है, इसके बारे में। देखिए, चर्चा में क्यों था? न्यू कैलेडोनिया के फ्रांसीसी
द्वीप क्षेत्र में मतदाताओं ने एक जनमत संग्रह में फ्रांस का हिस्सा बने रहने का विकल्प चुना है। ज्ञातव्य है कि स्वतंत्रता समर्थक शक्तियों द्वारा इस जनमत संग्रह का बहिष्कार किया गया था। आप यहाँ मैप में देखिए कि फ्रांस कहाँ पे है, आप मैप में देखो, और ये आपका जो न्यू कैलेडोनिया है ये कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है और पैसिफिक ओशियन में है। किसमें है? पैसिफिक ओशियन में स्थित है। आप मैप में यहाँ देख सकते हैं। राजनीतिक स्थित विशेषताएं बताएं की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? नैमिया है। नैमिया वर्ष 1998 के नैमिया समझौते के तहत न्यू कैलेडोनिया को फ्रांसीसी विधिक प्रणाली के भीतर सीमित स्वायत्तता प्राप्त है। यह जो क्षेत्र कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1500 किलोमीटर पूर्व में दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसमें न्यू कैलेडोनिया द्वीप, लॉयल्टी द्वीप समूह, बेलेब द्वीप समूह और आइल ऑफ पाइस शामिल है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ के जो पर्वत है वो क्या है? इसका उच्चतम बिंदु माउंट पनियो है। और नदी कौन सी यहाँ की सबसे लंबी नदी? डायहोट नदी है। अपनी विविधतापूर्ण भित्तियों और संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र के कारण द्वीप के लैगून्स को वर्ष 2008 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।